हेलो डियर लर्नर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है ना। क्लास 12 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अभी तक कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो देखे थे उसमें हम लोग क्या फाइंड करते थे, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उनका कैलकुलेशन जो करवाए थे और जो न्यूमेरिकल हुआ था उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक को जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। आखिर जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही तो करंट बनता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा, क्या इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर जाता है एक एंड से दूसरे एंड, या उसको मूव करने में कुछ दिक्कत भी आता है, ठीक है ना। अगर फ्रीली मूव कर जाता तब तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। उसी की वजह से कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डेफिनेशन लिखिए। It is defined as the average velocity. It is defined as the average velocity. It is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted with which the free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field, ठीक है। क्या मीनिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये जानते हैं। ड्रिफ्ट मतलब होता क्या है, खिसकना, मूव करना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट करता है इसको समझते हैं। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग लिख लिए कैपिटल ए से। ये कंडक्टर का जो लेंथ है इसको लिख लिया स्मॉल एल से। कंडक्टर को हम किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए, एक सेल है, सेल का वोल्टेज कितना है V, एक की भी लगा दिए, ठीक है। अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो बताओ क्या होगा, सर्किट क्लोज हो चुका है हमारा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। मान लेते हैं करंट ये फ्लो कर रहा, ठीक है। कंडक्टर में होता है क्या, बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। कंडक्टर के इनसाइड में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम किधर शो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में बताओ होता क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो कंडक्टर बन रखा है ना। एटम्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखे तो कुछ ऐसा होगा, इनसाइड में न्यूक्लियस है, इनर सेल और ये आउटर सेल। आउटर सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे एटम से बन रखा होगा ये कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो बताओ होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स किधर लग जाएगा, इधर। पढ़ चुके हैं हम कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्ज को रख दिया जाए, चार्ज Q है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या होता है बताओ, Q इंटू ई। पढ़ चुके हैं, फोर्स जो होता है Q इंटू ई।
अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स क्या लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज में ऐसा हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऐसा लग जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स क्या हो गया, Q इंटू ई। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है ऐसा और यहां पे हम नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो बताओ इस पे जो फोर्स लगता है वो किधर होता, इस बार फोर्स इधर होगा, है ना। तो फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई तो लिखोगे, लेकिन क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या साइन लगा देंगे यहाँ पे, माइनस साइन। ये सब चीज हम लोग डाइपोल मोमेंट ये सब जब पढ़े थे सेकंड चैप्टर तो वहां हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना। तो इन्हीं सब चीजों को यूज करके यहाँ जो पढ़ने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वो देखिए, ठीक है। बताओ तो जो भी एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा, तो ये फोर्स के लगने से बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, अपने सेल से अपने सेल से मतलब अपने न्यूक्लियस के साथ जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक होगा, और वीक होने से क्या हो गया, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन सब मूव करना इधर स्टार्ट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से हट जाता है, इस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो बताओ ये एटम क्या कहलाएगा, आयन, आयन कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयन बन जाता है। फ्री तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन आराम से इधर मूव करने लगेगा, लेकिन आयन तो वहीं रहेगा ना। तो बताओ ये फ्री होके मूव करना स्टार्ट कर दिया इधर, ये फ्री होके मूव करना स्टार्ट कर दिया इधर, लेकिन मूव करने से तो नहीं होगा ना। फिर देखो यहाँ पे स्पेस कौन ऑक्युपाई करके रखा, आयन, वो मूव करता हुआ आएगा तेजी से क्योंकि फोर्स लग रहा तो मूव करता हुआ आएगा तेजी से और कोलाइड किससे कर जाएगा, आयन से। यानी कि फिर वो क्या हो गया, बेचारा उठा था इलेक्ट्रॉन, अब मूव करता है और टकरा गया किसी से, और टकरा जाएगा तो फिर से उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। उधर वाला जो होगा उसके बगल में जो एटम होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आएगा वो टकरा जाएगा सामने वाले से, फिर से उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा कोलिजन होता रहता है, फिर से उठेगा फिर चलना शुरू करेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट कर रहा है, वो खिसक रहा है, उठता है फिर गिरता है, उठता है फिर गिरता है, समझ में आया ना। और ऐसा करने से क्या होगा, अब तुम ही मान लो बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं, उधर से आएगा कोई धक्का देगा तुमको, तुम धक्का दोगे आगे को, फिर आगे वाला फर्दर आगे को धक्का देगा, तो इससे क्या हुआ बताओ, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, बहुत इजीली एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, अपने आगे वाला इलेक्ट्रॉन को अपने आगे वाला एटम को हिट करता है और फिर ये फर्दर आगे, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है ना। ऐसे क्या होता है, बहुत ही फास्ट मोशन होता है। क्या हम स्विच जब ऑन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, तो ऑन करते के साथ होता है क्या, मान लो स्विच को ऑन किए, बल्ब को ऑन करना है, तो स्विच ऑन करते तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके जाता है वहां तक, क्या ऐसा होता तो बहुत समय लग जाता। होता क्या है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हिट करेगा इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा फर्दर एनर्जी का क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, समझ में आ गया ना। तो ऐसा कुछ वर्किंग होता है। ये तो हुआ कब, जब हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, सेल को लगा देंगे तब, ठीक है, सेल को लगाएंगे तब ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तब कुछ ऐसा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए, मतलब जब सेल नहीं कनेक्ट करके रखेंगे, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर अभी लगभग कितना डिग्री है, 30-35 के आसपास है, बारिश का दिन है तो 30-35 के आसपास है। तो होता क्या है रूम टेम्परेचर में, देखो सोलर पैनल वर्क कैसे करता है, सन का ही तो रेज आया ना, रेडिएशन आया, तो रेडिएशन आने से क्या हो गया, जो भी एलिमेंट यूज हो रखा है सोलर पैनल में, उससे एटम से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, फ्री हुआ, और फिर वो करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि हम सन का रेज से भी, सन के रेडिएशन से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो ये ऐसा क्या सारे मेटल में पॉसिबल है क्या, नहीं, कुछ स्पेशल मेटल्स हैं, तभी तो सोलर पैनल जो महंगा आता है ना। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो कंडक्टर होता है, नॉर्मल जो मेटल होता है, उसमें भी अगर हम रेडिएशन देंगे ना, रूम का टेम्परेचर में क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक एटम था, इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, तो रूम के टेम्परेचर से ही बताओ एनर्जी मिल जाता है उसको, इतना एनर्जी मिल जाता है कि अपना फ्रेंडशिप, अपना अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ ब्रेक कर सके, और ये फ्री हो जाता है मूव होने को। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि हो सकता है ये इधर फ्री होकर के मूव करने लगे, ये उधर फ्री होकर के मूव करने लगे और ये इधर फ्री होकर के मूव करने लगे। कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव किया क्या? नहीं। लेकिन जब तुम एक सेल लगा देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा? इधर उधर लगा कि एक फिक्स डायरेक्शन में लगा? फिक्स डायरेक्शन में लगा। तो फिक्स डायरेक्शन में लगा तो इलेक्ट्रॉन सारा फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पे बताओ रूम टेम्परेचर की वजह से क्या कोई फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो ये बताओ, ये मूव करेगा इनिशियल वेलोसिटी u1, पहला इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल वेलोसिटी u2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी u3। इसी तरह बताओ कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को किससे लिखते हैं हम लोग? u1, u2, u3, u4, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब लिख देंगे। और फिर जैसे ही तुम स्विच ऑन कर दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा एक फिक्स डायरेक्शन में ना, तब जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। उसको किसे लिखेंगे? v1, v2, v3, vn। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब स्टार्ट करते हैं वहां से, ठीक है ना। तो हम पूरा नहीं बनाएंगे आइटम को, हम बस बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, मार्क कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा? इधर, इस पे भी इधर, इस पे भी इधर, ठीक है ना। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? Q है या E है? E से लिख रहे हैं ना, फोर्स तो पढ़े ना, Q इंटू E होता है। यहाँ पे चार्ज को किससे लिख रहे हैं? E, तो क्या लिखेंगे? E इंटू E, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में देना है तो फोर्स को भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, फोर्स किधर लग गया? अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ किस चीज का साइन देना होगा? माइनस, ठीक है। चलो माइनस साइन दे दो, यहाँ पे बना लो इतना जल्दी से। और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कुछ चीज। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और है स्मॉल e, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो, ठीक है। m, छोटा m से लिखते हैं हम मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा वो ये बताता है, स्मॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चलो वो वैल्यू जरूरत नहीं है, बस याद रखो E से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N, स्मॉल n, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। क्या मीनिंग है इसको समझाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इधर इरेज कर देना, ये समझ गए ना सारा कंसेप्ट। देखो चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब, या फिर समझो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक छोटा सा क्यूब समझो, क्यूब का वॉल्यूम कितना समझ लो, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का बात करें तो मीटर क्यूब में होगा। अब मान लो एक कंडक्टर है, मान लो ये कॉपर का ही था, तो क्यूब टाइप का शेप कट कर लिए, तो उस क्यूब टाइप के शेप में बताओ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना, कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन तो आएगा ना, चार्ज कैरियर तो आएगा। तो मान लो कुछ चार्ज कैरियर आया, कितना फंस गया, मान लो 7-8 फंस गया, ठीक है। जो अच्छा कंडक्टर है उसमें अगर इतना छोटा सा पीस उठाएं तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज फंसेगा, बहुत ज्यादा। और जो इंसुलेटर है या फिर पुअर जो कंडक्टर है उसमें बताओ चार्ज
का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो स्मॉल n क्या बताता है, कितना इलेक्ट्रॉन एक छोटे से वॉल्यूम में है, मतलब 1 मीटर क्यूब में। तो पूरे वॉल्यूम में जानना है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे, पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया ना इसको। लिखो, अगला लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। F क्या है, उसके बाद एक और है F, कैपिटल F, फोर्स एक्टिंग, कैपिटल F भी है, ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिखो, लिख चुके हैं ना फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ से बताओ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका, एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। एक्सीलरेट मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ता है। मान लो एक कार ही है, 2-3 लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कार किस में था, रेस्ट पे। अब फोर्स दिया तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा, सब क्या होगा, तेजी से मूव करता हुआ आएगा। और मूव करता हुआ आया, और साथ ही साथ आगे क्या है, ऑब्स्टिकल है, टकराएगा, रुक जाएगा। मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इसको, ये वाला ट्रांसफर कर देगा अपना फिर आगे वाले को। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना, बताओ माइनस ई, ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ई, कैपिटल ई बाई में क्या, एम। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सीलरेशन हो रहा होगा ये जान जाए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या है ये, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ई बाई एम। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, चलो लिख लो ये। फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिखो, स्टेटमेंट लिखो, जो बताएं उसी चीज को लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, स्टेटमेंट लिख लो, बाद में लिखना उसको। ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, कॉमा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स acquire, free electrons acquire, ACQUIRE, the free electrons acquire a velocity component, the free electrons acquire a velocity component in a direction opposite to the direction of, in a direction opposite to the direction of applied electric field, in a direction opposite to the direction of applied electric field, full stop। स्टेटमेंट देख लो, सुन लो फिर से। ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor, the free electrons acquire velocity component in a direction opposite to the direction of the applied electric field, full stop। next line में लिखो, however, however, this velocity is lost,
in the next collision, COLLISION, in the next collision with ions of the conductor, in the next collision with ions of the conductor, in the next collision with ions of the conductor। देखो तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो तो क्या है, इस एक्सीलरेशन के आने से जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगा। पहले कौन सा वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी। इस एक्सीलरेशन के आने से, इस फोर्स के लगने से सारे इलेक्ट्रॉन पे एक वेलोसिटी आ जाएगा जो कि डायरेक्शन क्या होगा उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये वेलोसिटी कुछ ही पल का है। हाउएवर के बाद जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, ये जो वेलोसिटी ये खत्म हो जाएगा कब, अगले कोलिजन तक। अगले कोलिजन में फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं, एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय, ठीक है। बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है ना। देखो तो v, अब किसी भी समय में बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ जो भी पहले जो था रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन था सबका वेलोसिटी एक था या अलग अलग था, अलग अलग, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कंडीशन होता है, सारे एटम का अलग अलग कंडीशन है, तो सबका वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में अलग अलग था। अब बताओ जैसे ही तुम स्विच को ऑन कर दिए तो एक्सेलरेशन जो सारे इलेक्ट्रॉन का होगा वो सेम होगा कि अलग अलग, सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग। देखो ध्यान से, रूम टेम्परेचर पे जब था कंडक्टर तो कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, कोई इधर आ रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। इसका वेलोसिटी u1 था, u2 था, u3 था, ऐसा ऐसा वेलोसिटी था, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं था। लेकिन जैसे ही तुम स्विच को ऑन किए ये प्लस बन गया और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना, सारा इलेक्ट्रॉन अब अरेंज हो जाएगा, इधर जाने का सारा कोशिश करने लगेगा, है ना। ये भी इधर जाएगा कितना स्पीड से, v1, वेलोसिटी v1, ये उधर u2 से जा रहा था तो इधर कितना जाएगा v2, ये इधर u3 से जा रहा था तो इधर कितना जाएगा v3। तो सब सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग। अब ये बताओ, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम होता तो इसको यहाँ से यहाँ जाके टकराने में एक समय जो लगता, इसको यहाँ से उठ के यहाँ जाके टकराने में जो समय लगता, कोलिजन में जो समय लगता, वो सेम रहता कि अलग होता, अलग अलग। मतलब सारे, जैसे समझ लो ऐसे भीड़ में चल रहे हो, तुम हो, तुम्हारे दोस्त लोग भी हैं और भी बहुत क्राउड है, तो तुम किसी से टकरा रहे हो, जितना देर तुमको टकराने में लगा क्या उतना ही देर किसी और दोस्त को, किसी और इंसान से टकराने में लगा क्या। तुमको टकराने में 2 मिलीसेकंड लग रहा है, किसी को टकराने में 4 मिलीसेकंड लग रहा है, किसी को 8 मिलीसेकंड लग रहा है, अलग अलग टाइम लग रहा है ना। तो इसका मतलब कि टकराने का सबका, कोलिजन का टाइम भी सबका क्या होगा, अलग। एक्सीलरेशन सबका क्या होगा, सेम। देखो फॉर्मूला देखो तो, सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, सेम, सारे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सेम, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा वो भी क्या है, सेम। तो अंतर क्या क्या होगा, v अलग होगा, u अलग होगा और t अलग होगा, और एक्सीलरेशन सबका क्या होगा, सेम। समझ में आया। तो पहले इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, v1 u1 a, तो नहीं a ही रहेगा, और ये t1 वेक्टर है तो ये लगा दो, एक्सीलरेशन पे वेक्टर साइन। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a t2। उसी तरह v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a t3 होगा। इसी तरह कितना इलेक्ट्रॉन है, n, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिख देंगे लास्ट वाला, vn इज इक्वल टू un प्लस a tn। समझ में आया, लिखो जल्दी यहां से लिखो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो हम पढ़ाए थे ना वो क्लास 10th लेवल तक का पढ़ाए थे, ठीक है। 12th में कैसे हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, इन्हीं सब कंसेप्ट से वो पढ़ना है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से ओम्स लॉ को डिराइव करना है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही लेता है, ये न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही लेता है, ठीक है ना। ठीक है, हो गया यहां तक। चलो आगे देखें। अब देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन पढ़ो एक बार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन लिखे हो वो देखो क्या है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का बात किया है। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो तुम लोग अभी इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, टेस्ट कंडक्ट करवा दे फिजिक्स का, सबका मार्क्स सेम आने वाला है क्या? अलग अलग वैल्यू। तो कभी भी अगर अलग अलग वैल्यू होता है तो उस केस में हम लोग बात किसका करते हैं? एवरेज का। एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? सारे वैल्यू को ऐड कर दो और टोटल कितना वैल्यू था उसे डिवाइड कर दो। अभी देखो तो कोई सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होगा, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए एक वेलोसिटी बताओ तो उस केस में बात किसका होगा? एवरेज का। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालो? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v, स्मॉल v और d नीचे लिखो सबस्क्रिप्ट, ठीक है। बताओ क्या होगा? सारे वेलोसिटी का ऐड करो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, इसी तरह चलता जाएगा। कितना वेलोसिटी है टोटल? n। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? n। एवरेज सीधा निकालते हैं ना, सारे वेलोसिटी को ऐड कर दिए और डिवाइड कर दिए किससे? n से, ठीक है। देखो थोड़ा इधर लिख देते हैं, vd इज इक्वल टू, बताओ v1 की जगह क्या लिख सकते हो? u1 प्लस ए t1 लिख देते हैं, u1 प्लस ए t1। फिर बताओ v2 की जगह u2 प्लस ए t2। फिर v3 की जगह u3 प्लस ए t3। इसी तरह ये चलता जाएगा, कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? u1 प्लस ए tn, un प्लस ए tn हो जाएगा। बाय में क्या? n। समझ गए? बाय में n, ठीक है। देखो सारे इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ अलग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये? un तक। इनिशियल वेलोसिटी एक साथ लिख दिया, u1 u2 u3 सब ऐड में है ना, एडिशन में एक साथ लिख दिया। फिर बताओ और क्या बच जाएगा? at1 at2 at3 at4, इसी तरह चलता जाएगा atn। सब में बताओ तो कुछ कॉमन है? a। तो एक काम करते हैं, a को पहले कॉमन लिख लेते हैं, a बच क्या जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 क्या? tn। बाय में क्या? n। समझ गए? बाय में n। अब ये डिनोमिनेटर में जो n है वो किसके लिए है? कितने टर्म है ऊपर में? ये एक टर्म और वो दूसरा टर्म। इस n को इसके नीचे लिख दें, इस n को भी उसके नीचे लिख देते हैं। देखो क्या आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बाय में n, इसको लिख दें, ऐसा होगा। प्लस a, यहां बताओ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टाइम tn बाय में कितना? n होगा। ये बताओ तो ये कौन सा वेलोसिटी है? u1 u2 u3 ये सब कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। इस सारे वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तुम्हें बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट को कोई उधर फोर्स लगा रहा, कोई इधर फोर्स लगा रहा, कोई उधर लगा रहा, कोई इधर लगा रहा, कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं लगा रहा, तो उससे उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो, लगभग जीरो। तो ये क्या हुआ? सारे थर्मल वेलोसिटी की वजह से, थर्मल टेम्परेचर की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन था उसका इनिशियल वेलोसिटी का क्या है? ये एवरेज ना। तो बताओ कोई भी कंडक्टर में अगर इसी तरह रूम टेम्परेचर पे क्या उस पर करंट लगता है क्या? नहीं। तो उससे बनने वाला जो भी, क्योंकि ये सब वेलोसिटी नेट मिलके कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, तो नेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा। तो इनके वजह से जो नेट वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा? कट करके लिख दो, क्या? जीरो। ये क्या है? ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वर्ड मतलब क्या होता है?
हीट मतलब रूम टेम्परेचर में इनिशियली जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनकी वजह से जो भी इनिशियल वेलोसिटी था उनका नेट मोशन क्या आएगा, नेट वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो, इसलिए ये जीरो हो गया। तो बचा क्या, वही बचेगा ना, ठीक है। उसको देखो अब क्या लिखेंगे, वी डी इज इक्वल टू, ये देखो ये ए, ठीक है। ये बताओ तो ये चीज क्या है, इसको ये इलेक्ट्रॉन को यहां टकराने में मान लो 3 मिलीसेकंड लगा, उसको टकराने में 5 मिलीसेकंड लगा, उधर से कोई आएगा उसको 8 मिलीसेकंड लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो कोलिजन में जो टाइमिंग है वो क्या है, अलग अलग है ना। तो ये क्या किया, सारे टाइम को जोड़े और डिवाइड किए एन से, तो ये क्या है, एवरेज टाइम नहीं हुआ, लगभग कितना टाइम लग रहा। तो एवरेज टाइम को हम लोग लिखते हैं टाउ सिंबल से, इससे टाउ, टॉर्क का जो सिंबल होता है ना वो टाउ। तो इसके लिए अभी हम क्या लिख दिए, पूरा टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। लिखो यहां तक लिखो, इधर इरेज कर देना, ठीक है। चलो, तो वी डी इज इक्वल टू 8 टाउ आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, वेयर टाउ इज known as average relaxation टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये लिख लेना, उसके बाद इसके बाद यहाँ है, ठीक है ना, इस जगह देखो वी डी इज इक्वल टू 8 टाउ आया, और ए एक्सीलरेशन का वैल्यू तो हम पहले से फाइंड करके रख चुके हैं ना, ठीक है। इसको 1 मान लो, ठीक है। तो अब इसको मान लो 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू देखो कितना, माइनस ई बाई एम, ए का वैल्यू आया, उधर क्या बच गया, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, याद रखना ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, माइनस ई टाउ बाई एम, ठीक है, ई टाउ बाई एम। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, अगर वेक्टर हटा दिया जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका वी डी इज इक्वल टू, हटा दो वेक्टर तो माइनस साइन भी हट जाएगा, ई वेक्टर साइन नहीं लिखना है, टाउ बाई में क्या एम, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे फिर आगे के टॉपिक्स में, ओम्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से, इसमें हम लोग देखेंगे। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिलैक्सेशन टाइम में, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम लगभग कितना लगा दो कोलिजन होने के बीच में, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां टकराया फिर यहां टकरा रहा, तो बताओ उस केस में हर एक इलेक्ट्रॉन का देखे तो टाइमिंग अलग है, कोई टकरा रहा 2 मिलीसेकंड में, किसी का कोलिजन हो रहा 5 मिलीसेकंड में, तो सबका एवरेज देखा जाए तो कोई एक वैल्यू आएगा ना, तो उसी को हम लोग टाउ लिख देते हैं, ठीक है ना। लिख लो यहाँ तक, हाँ मास इनवर्सली है, ठीक है ना। तो आया हुआ अभी एग्जाम में, ठीक है, हो गया यहाँ तक। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो हो गया, डेरिवेशन यही तक है, ठीक है ना। लेकिन कुछ और फॉर्म भी पूछ देता है, जैसे यहां पे पूछ ले तुमसे, बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तुरंत गलत हो जाएगा आंसर, नहीं। जब तक वोल्टेज नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा ही नहीं तो बन किससे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज की वजह से, तो वोल्टेज पे तो डिपेंड करता है। तो सिर्फ जो फॉर्मूला दिख रहा है उसी पे नजर मत टिकाए रखो, और भी इसको क्या लिख सकते हैं ये भी देखना है ना।
बताओ, ये पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, माइनस dv बाई dx, पढ़े थे ना ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और इसी को अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो क्या देखे थे, dv बाई dx। dv क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और dx क्या था, dx डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां देखो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रहा है, इस कंडक्टर पे बन रहा है ना। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, v, और इस कंडक्टर में जो भी वोल्टेज का डिफरेंस है उसके बीच में लेंथ कितना है, dx है या l है, l। तो यानी E की जगह इस कंडक्टर के लिए हेयर क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई l, लिख सकते हैं E इज इक्वल टू v बाई l। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, यहां लिख दें। सो vd इज इक्वल टू E की जगह लिख दो v बाई l, तो यहां क्या हो जाएगा, v बाई l होगा, और ये क्या रहा टाउ, और ये यहां क्या है m। तो एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा, समझ गए, E टाउ m रहा, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह v बाई l। तो अब बताओ, तो अब दिख रहा है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, दिख गया ना। तो जो चीज नहीं दिखता है तो मत बोल देना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रहा वोल्टेज पे। ठीक है, वोल्टेज पे तो डिपेंड कर रहा, वोल्टेज के होने से ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो समझ गए ना इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग कैसे होता है। ठीक है, एक चीज और सुन लो। अब बताओ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का अगर कोलिजन होता है, दो पार्टिकल का अगर कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने से कौन सा एनर्जी का वहां रिलीज होगा, हीट होता है। अगर बताओ, जैसे 10 क्लास में भी तुम लोग पढ़े होगे कि कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है, मूव करने का कोशिश करता है, फ्लो करने की कोशिश करता है, तो एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कोई रोक रहा है उसको, करंट को कोई रोक रहा। तो बताओ आप समझ में आया, करंट को कौन रोक रहा, इलेक्ट्रॉन ही खुद क्या होता है, जाके टकरा रहा होता है आयन से। फ्रीली मूव कर जाता तो रेजिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकला, आयन बन गया, उसी आयन के साथ कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसी की वजह से रेजिस्टेंस होता है। अब तुम्हें बताओ, दो चीज अगर कोलाइड करता है तो क्या होता है, हीट डेवलप करता है ना। तो उसी तरह तुम पढ़े होगे 10 क्लास में कि इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो बताओ, अंदर में कोलिजन हो रहा, रेजिस्टेंस हुआ, रोका, तुम ही बताओ, दो ऑब्जेक्ट टकराते, दो पत्थर को पीट दो तो देखना पत्थर गर्म हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा फेनोमेनन हो रहा, इलेक्ट्रॉन आयन से टकरा रहा, तो अंदर में क्या हो रहा, हीट डेवलप हो रहा। अब देखो, घर में अगर हीटर यूज करते होगे तो क्या होता है, वायर जो है वो देखते हो कितना ज्यादा हीट हो जाता है, या कोई भी डिवाइस हो, सिंपल अगर टीवी भी हो तो उसका वायर देखना गर्म हो जाता है, मोबाइल का चार्जर भी हो तो गर्म हो जा रहा। समझ में आया ना, क्यों हो रहा, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहा आयन के साथ, उसी प्रोसेस में क्या होता है, हीट डेवलप होता है। समझ गए ना। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं इस क्लास में, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।